हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम सीबीएसई बोर्ड के अनुसार क्लास 10 म्यूजिक वोकल टर्म 1 का जो आपका एग्ज़ाम है 2021 में, इसके 100 क्वेश्चंस जो है करने जा रहे हैं। 100 एमसीक्यू है जो आज हम सोल्व करेंगे। डेफिनेटली श्योर, जो मैंने प्लस 2 क्लास में भी 100 एमसीक्यू जो करवाए थे उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए थे। और 10th क्लास वालों को भी मैं यही कहना चाहूँगी, इस पेपर को है आप बहुत ध्यान से करें। डेफिनेटली अगर आपके 30 क्वेश्चन आने हैं तो 15 क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली इसी पेपर में से ही मिलेंगे, और इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें हर टॉपिक जो है आप लोगों का कवर अप किया हुआ है, सभी टॉपिक के जो एमसीक्यू हैं इसमें जो है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। राग के स्वरों का विलंबित लय में विस्तार कहलाता है। जब भी आपके सामने विलंबित शब्द हो, इसका मतलब होता है कि धीमी गति, तो वो आपका जो है आलाप कहलाता है। और ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आएगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर लें और पूरा 100% इसको पक्का भी कर लें। अलाप के जो है कितने प्रकार माने गए हैं? 2, 4, 3 या फिर 5। तो अलाप के जो है आपके 2 प्रकार माने गए हैं, नोम तोम का अलाप और आकार का अलाप। आधुनिक काल में अलाप के कितने प्रकार माने गए हैं? 2, 4, 3, 5। तो आधुनिक काल में आपके अलाप माने गए हैं 4। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सिंपल आपसे पूछ रहा है कि अलाप के कितने प्रकार माने गए हैं, प्राचीन काल में अलाप के कितने प्रकार माने गए, तो आपको 2 बताने हैं। और आधुनिक काल में पूछा गया है तो आपको अलाप के 4 प्रकार बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तान शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तन, तन, मन, त। तो तान शब्द की जो उत्पत्ति है तन धातु से हुई है। न के नीचे जो है हलंत आएगा, इस बात का ध्यान रखें। उस तन का मतलब होता है शरीर और इस तन का मतलब होता है विस्तार करना। तो तान का अर्थ क्या होता है? तन, अलाप, गति या फिर विस्तार करना। तो तान का अर्थ होता है किसी चीज का विस्तार करना या फिर तानना। राग के स्वरों का द्रुत गति में विस्तार करना क्या कहलाता है? अलाप, तान, मीण या फिर कर्ण। तो ये आपका कहलाता है द्रुत गति आ गया तो इट मीन्स आपका तान है, और विलंबित गति आ गया तो आपका अलाप है। द्रुत का मतलब होता है तेज। वाद्यों में प्रयोग की जाने वाली तान कहलाती है कूट तान, बोल तान, मिश्र तान, तोड़ा। तो वाद्यों में जो तान में प्रयोग की जाती है वो आपकी जो कहलाती है वो है आपकी तोड़ा। और बोलतान में क्या होता है? हम बोलों को ही बोलते हैं, मतलब शब्दों को ही बोला जाता है, तो आपकी बोलतान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तान का प्रकार नहीं है। शुद्ध तान, स्पाट तान, अचरक तान, अकार तान। तो अकार तान जो है आपका तान का प्रकार नहीं है। किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श करना डैश कहलाता है? मीण, अलाप, तान या फिर कर्ण। तो जब भी आपके सामने स्पर्श वर्ड आए, स्वरों को छूना, तो आपका क्या कहलाता है? वो कर्ण स्वर होता है। स्पर्श से या तनिक छूने से इस बात को ध्यान रखें कि वो आपकी कर्ण की परिभाषा है। किसी भी स्वर को तनिक छूना या स्पर्श करना कहलाता है मीण, अलाप, तान या कर्ण। फिर आप देख सकते हैं स्पर्श या तनिक छूना, तो इट मीन्स आपकी वो कर्ण की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण स्वर के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 8, 6। तो कर्ण स्वर के आपके 2 प्रकार होते हैं, पूर्व लगन कर्ण और अनुलगन कर्ण। 12th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है कर्ण का प्रकार है? अलाप, तान, मीण, पूर्व लगन। तो पूर्व लगन जो कर्ण है आपका कर्ण का प्रकार है। इनमें से कौन सा कर्ण का प्रकार है? अलाप, तान, मीण, अनुलगन। तो अनुलगन आपका कर्ण का प्रकार है। मूल स्वर के उच्चारण से पहले स्वर को स्पर्श करना क्या कहलाता है? पूर्व लगन कर्ण, अनुलगन कर्ण, तान या फिर मीण। तो मूल स्वर के उच्चारण से पहले वाला स्वर होगा तो पूर्व लगन कहलाता है। पूर्व लगन का मतलब ही पहला होता है। मूल स्वर के उच्चारण के बाद वाले स्वर को हम स्पर्श करते हैं, बाद वाले स्वर को गाते हैं, तो वो आपका अनुलगन कर्ण होता है। अनु का मतलब क्या होता है? बाद में। तो इस बात को ध्यान रखिए, पूर्व का मतलब पहले, अनु का मतलब बाद में। तो नाम से क्लियर हो जाएगा आपको ये। तनिक स्वर किसे कहते हैं? मीण, कर्ण, अलाप सभी। तो कर्ण को कहते हैं तनिक स्वर। स्पर्श स्वर किसे कहते हैं? मीण, अलाप, तान, कर्ण। तो इससे भी हम कर्ण स्वर को ही हम तनिक स्पर्श कहते हैं। किसी भी 2, 3 अथवा 4 स्वरों को खंडित किए बिना गाए बजाने को हम क्या कहते हैं? मीण, अलाप, तान या फिर कर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मीण। ठीक है। अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाना, ये भी आपका क्या कहलाता है? मीण। मीण में क्या होता है? हमारी आवाज जो है टूटे नहीं। हमें मान लो सा से माँ तक जाना है, तो सा से माँ तक इस तरीके से जाना है कि जो आपके रे और गा स्वर है उसकी ध्वनि टूटनी नहीं चाहिए और सिर्फ स्वरों का स्पर्श होना चाहिए। तो मीण भी एक आपका कर्ण का ही प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मीण। मीण का चिन्ह क्या है? क्रॉस, जीरो, इस तरीके का या फिर उल्टा अर्धचंद्राकार। तो ध्यान रखिए ये आपका राइट आंसर है।
मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। मान लो आपका सापा स्वर है और मींड दिखाने हैं, तो हम इस तरीके से उल्टा अर्धचंद्राकार बनाएंगे और ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आएगा। मींड किस गमक का प्रकार है? तान, कंपित, वली या फिर आहत? तो मींड जो है आपका वली गमक का एक प्रकार है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सामा जो है किस स्वर को किसको इंगित करता है? चिन्ह देख सकते हैं आप, बताना होगा कि किसको इंगित कर रहा है, तान को, कर्ण को, मींड को या फिर अलाप को। तो इसका राइट आंसर है तान को, सॉरी कर्ण को, सॉरी। ये सामा जो है आपका मींड को इंगित करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार बना हो तो आपका क्या कहलाता है? मींड। रेपा जो है किसको इंगित करता है? तान को, पूर्व लगन कर्ण को, अनुलगन कर्ण को या फिर मींड को? देखो मींड के लिए तो चिन्ह हम बनाते हैं उल्टा अर्धचंद्राकार, और तान के लिए जो है स्वरों के नीचे हम अर्धचंद्राकार लगाते हैं, और पूर्व लगन के लिए क्या होता है? यही होता है आपका मूल स्वर पहले आएगा, फिर उससे पहले आपका जो होता है वो स्वर जो ऊपर लिखा जाता है मूल स्वर के, प के ऊपर रे है ये, और प स्वर से जो पहले है ये, तो पहले स्वर होगा तो वो पूर्व लगन कहलाएगा। ठीक है। पधा जो है किसको इंगित करता है? प के बाद आपका स्वर है ध, तो ये किसको इंगित करता है? प आपका मूल स्वर है और उसके बाद वाला स्वर जो आपका है वो कर्ण स्वर है, वो अनुलगन कर्ण कहलाता है। अनु का मतलब बाद में है, बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ मैं। इनमें से कौन सा तान का प्रकार नहीं है? शुद्ध तान, कोट तान, बोल तान या फिर मींड? तो इनमें से जो तान का प्रकार नहीं है वो आपका है मींड। तानपुरे का दूसरा नाम तुम्बा, तंबुरु, तुम्बरू, तंबूरा या फिर तान? तो तंबूरा जो है तानपुरे का दूसरा नाम है। तानपुरे का आविष्कार किसने किया? शारंगदेव, भरत, तुम्बरू, गंधर्व या मतंग ने? तो इसका राइट आंसर है तुम्बरू, गंधर्व ने। तानपुरा कौन सा वाद्य है? तत्, सुशीर, घन या फिर अवनद? तो तानपुरा जो है आपका तत्वाद्य है। तत्वाद्य वो होते हैं जिनमें तारे होते हैं, तो तानपुरे में आपके 4 तारे होते हैं। लौकी की बना हुआ गोलाकृति का होता है? अटी, तबली, तुम्बा या फिर डांड? तो लौकी का जो बना हुआ होता है गोलाकृति का होता है वो आपका तुम्बा होता है। नेक्स्ट है कि तुम्बे के खोखले भाग को एक लकड़ी से हम ढक देते हैं। क्या होता है? एक लौकी ली जाती है, उसको सुखाया जाता है और फिर जो है उसके बीज जो है निकाल लिए जाते हैं और उसके ऊपर क्या है लकड़ी से ढक दिया जाता है। उस जो पार्ट आपका ऊपर से काटा जाता है, खाली किया जाता है लौकी को, तो ऊपर के पार्ट को जो तुम्बे का जो खोखले भाग को हम एक लकड़ी से ढकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गुल्लू, डांड, तबली या फिर अटी? तो इसका राइट आंसर है तबली। तानपुरे के लंबे भाग को हम क्या कहते हैं? जो आपका ऐसे लंबे, ऐसे तानपुरे में देखते हो ना ऐसे लंबा पोर्शन होता है जो, उसको हम क्या कहते हैं? डांड कहते हैं। जिस स्थान पर तुम्बा और डांड को मिलाया जाता है, तो जो आपका ऐसे होता है ये आपका क्या था? तुम्बा, और ऐसे सीधा जो जा रहा है डांड, और जब इन दोनों चीज को हम मिलाएंगे तो आपके क्या बन जाते हैं? गुल्लू। ब्रिज को क्या कहते हैं? तुम्बा, तबली, घुड़च या फिर गुल्लू? तो इसका राइट आंसर है ब्रिज को हम घुड़च भी कहते हैं। तबली पर हाथी से बनी हुई एक चौकी होती है जिस पर तानपुरे के चारों तार स्थिर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं, तबली, गुल्लू या फिर तुम्बा? तो इसको हम ब्रिज या फिर घुड़च कहते हैं। क्या होता है कि तबली के ऊपर हाथी के दांत से बनी आयताकार की एक चौकी सी होती है, इसमें जो आपके तार होते हैं, ठीक है। ब्रिज आजकल डैश से बना होता है, डैश का होता है, लकड़ी, प्लास्टिक, पीतल, सोना? तो ये प्लास्टिक का बना होता है। अगर पहले की बात की जाए तो हाथी के दांत से इसको बनाया जाता था, लेकिन आजकल ये चीज़ जो है प्लास्टिक में इस ब्रिज को जो है बनाया जाता है। तुम्बे के नीचे के भाग को तार से बांधने के लिए कील लगी हुई होती है, तो तुम्बा आपका नीचे वाला भाग होता है, उसके नीचे के भाग को बांधने के लिए कील लगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लंगोट। जिस पट्टी पर तार रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? अटी, तार, गहन, तुम्बा या तबली? तो उसे हम अटी कहते हैं। जिस पट्टी पर तार पिरोए जाते हैं वह आपकी क्या कहलाती है? जिसमें तार पिरोएंगे हम वो तार गहन है, और जिस पर तार रखे जाएंगे वो आपकी अटी है। 39 क्वेश्चन, तारों को किस पर बांधा जाता है? खूंटियों पर, तुम्बे पर, डांड पर या फिर गुल्लू पर? तो तार को जो है आपको तारों को जो है बांधा जाता है खूंटियों पर। डांड के ऊपरी सिरे पर लकड़ी की क्या बनी हुई होती है? खूंटियां बनी हुई होती हैं, गुल्लू बना होता है, अटी बना होता है, या फिर तार गहन? तो इसका आपका राइट आंसर है डांड के ऊपर से सिरे पर लकड़ी की जो है की खूंटियां बनी हुई होती हैं। तानपुरे में कितने तार लोहे के होते हैं? 3, 4, 5, 7? तो तानपुरे में जो आपके तार लोहे के होते हैं वो हैं आपके 3। तो तानपुरे में जैसा कि आपको पता है कि आपके जो है 4 तार होते हैं टोटल, जिसमें से 3 तार तो आपके जो है लोहे के होते हैं, और तानपुरे में जो कितने तार हैं? आपके
पीतल के हैं, तो तानपुरे में एक तार जो है आपका पीतल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़च पर जो है तारों के नीचे क्या होता है? धागा, सूत, तुम्बा या फिर तबली या फिर खूंटिया। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका धागा। सजावट के लिए तुम्बे के ऊपर क्या बना होता है? पतिया, तुम्बा, तबली या फिर खूंटिया। तो पतिया जो है बनी हुई होती है। स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तार, मनका, पतिया या फिर तबली। तो हम जो है मनकों का प्रयोग करते हैं स्वरों का ऊपर नीचे करने के लिए। तानपुरे के तार कैसे मिलाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन है। सब में ये लिखा हुआ है, लेकिन अंतर क्या है? ये मंद्र सप्तक का पा है और ये मंद्र सप्तक का सा है, और बीच वाले दोनों सा है। मैं अगेन लिख करके दिखा देती हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला तार मंद्र सप्तक के प से मिलाया जाता है, तो इसके नीचे आपको डॉट लगानी पड़ेगी। मंद्र सप्तक के बीच के जो तार होते हैं दोनों सा से मिलाए जाते हैं, मध्य सप्तक के होते हैं, कोई कुछ भी नहीं चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला तार भी सा से मिलाया जाता है, लेकिन उस सा के नीचे आपको डॉट मिलेगी, मंद्र सप्तक का सा है। 47 क्वेश्चन, स्वरों के उतार चढ़ाव के लिए तानपुरे में क्या होते हैं? मनका, तार, गहन, अटी या फिर गुल्लू। तो मनका होते हैं। तानपुरे में तार की संख्या 4, 5, 7, 10। तो तानपुरे में तारों की संख्या है 4। तानपुरे के दूसरे तीसरे तार को हम क्या कहते हैं? जोड़ी का तार ही कहते हैं। पहला ऑप्शन ही राइट है। तानपुरे में तुम्बा जो है किससे बनता है? लौकी से बनता है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। तानपुरे का जो तुम्बा है पहला पार्ट होता है वो आपका लौकी से बनता है, एक विशेष प्रकार की लौकी होती है। तिलवाड़ा ताल किस पर बजती है? तबले पर, पखावज पर, ढोल पर, नगाड़े पर। तो तबले पर बजने वाली एक ताल है। तिलवाड़ा ताल की विभाग व्यवस्था क्या है? 4। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि तिलवाड़ा ताल में मात्राएं कितनी है। ठीक है, तो तिलवाड़ा ताल में जो आपकी मात्राएं हैं वो 16 मात्राओं की ये ताल है, और इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। तिलवाड़ा ताल में खाली जो है कौन सी मात्रा पर है? तो तिलवाड़ा ताल में जो आपकी खाली है वो आपकी है 9वीं मात्रा पर। खाली का मतलब जब जीरो का चिन्ह दिखाया जाता है। ठीक है, तिलवाड़ा ताल में ताली की संख्या बतानी है 10, 14, 3, 2। तो आपकी तिलवाड़ा ताल में 3 तालियों की संख्या। मैं आपको काउंट करने बता दूं कि तालियों की संख्या कैसे काउंट करते हैं। ये देख रहे हो आप, तिलवाड़ा ताल है, ये क्रॉस यानी कि सम, इसको पहली ताली बोला जाता है, इसको दूसरी ताली और इसको तीसरी ताली। मतलब तालियों की संख्या कितनी होगी? 3। 0 का मतलब है खाली, उसका मतलब 1। तिलवाड़ा ताल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? बड़े ख्याल के साथ या विलंबित। बड़े ख्याल का मतलब और विलंबित ख्याल का मतलब एक ही होता है, और फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। तिलवाड़ा ताल का जो प्रयोग है बड़े ख्याल के साथ किया जाता है। ता, तिरकिट, धिन धिन किस मात्रा के बोल है? तिलवाड़ा, धमार, रूपक, चौताल। तो तिलवाड़ा ताल के बोल हैं, आपको दिखाए थे अभी, दोबारा दिखा देती हूँ। धा, तिरकिट, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता, तिरकिट, धिन धिन। तो यही लाइन लिखी हुई है कि कौन सी ताल के बोल है। एक गुण में कितने मात्रा या स्वर बोले जाते हैं? तो एक गुण में आपके एक ही स्वर या मात्रा को बोला जाता है। दुगुण में हम क्या करते हैं? 2 स्वरों को बोलते हैं। इसी तरीके से त्रिगुण में हम कितने बोलते हैं? 3 स्वरों को। और इसी तरीके से चौगुण में हम कितने बोलते हैं? 4। 4 ताल में कितनी मात्राएं हैं? 12, 14, 16 या फिर 18। तो 4 ताल में आपकी, चौताल का मतलब 4 ताल ही होता है। 4 ताल लिखा हो या चौताल लिखा हो एक ही बात है। तो 12 मात्राओं की ताल है। चौताल में कितने विभाग हैं आपके? 6 विभाग हैं। 4 ताल में खाली की संख्या कितनी है? तो 4 ताल में आपका 2 बार खाली आता है। मैं आपको दिखा भी दूं, 4 ताल में आपका जो है 2 बार खाली रहता है। ये देखिए, धा धा दिनता, किट धा दिनता, तिटकत गदिगनी। लाइन आप लोगों को याद करनी है। तीसरी मात्रा पे क्या है? 0, और 7वीं मात्रा पे क्या है? 0। ठीक है, तो ये आपकी ताल है। 2 बार खाली आ गया और 4 बार ताली। तो ताली की संख्या क्या है? 4। 4 ताल की विभाग व्यवस्था क्या है? 2, 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है, पहला ही आंसर ठीक है। कैसे? पहले भाग में 2, दूसरे भाग में 2, तीसरे भाग में 2, अगले भाग में भी 2, उससे अगले भाग में भी 2, फिर आगे 2। तो 6 बार आपका जो है 2 आएगा। 4 ताल कौन से वाद्य पर बजती है? तबला, पखावज, नगाड़ा या फिर ढोल। तो 4 ताल जो है आपके पखावज पर बजती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पखावज पर बजने वाली ताल खुले बोलों की ताल होती है। ये कौन से बोलों की ताल है? खुले बोलों की। इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट का 66 क्वेश्चन है, धा धा दिनता किस प्रकार की लय है? तो एक गुण, दुगुण, तिगुण, चौगुण, इसमें किस प्रकार की जो लय प्रयोग की जा रही है? देखो, धा धा दिनता, ये आपकी कौन सी ताल है? 4 ताल है। इसमें एक एक बोलों को एक बोल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया।
4 बोलों को इकट्ठा करके लिखा गया तो ये क्या बन गया आपकी चौगुन। 4 ताल कौन सी लय की ताल है? विलंबित, मध्य, द्रुत। तो 4 ताल जो है आपकी विलंबित लय की ताल है। विलंबित का मतलब धीमी गति से गाई बजाई जाती है। 4 ताल किस वाद्य पर बजती है? पखावज, ढोल, नगाड़ा, तबला। तो ये आपके जो है पखावज पर बजती है। और 4 ताल का जो प्रयोग है किस गायकी के साथ किया जाता है? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ताल का प्रयोग जो है ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। 70 क्वेश्चन, ऐसी ताल का नाम बताना जो शास्त्रीय तालों की अपवाद ताल है। रूपक, चौताल, तिलवाड़ा, धमार। तो रूपक ताल ऐसी ताल है जो आपकी शास्त्रीय तालों की अपवाद ताल है। क्यों? क्योंकि इसकी पहली मात्रा पे सम और खाली दोनों रहते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी ताल का नाम बताएं जिसकी पहली मात्रा पर खाली और सम दोनों आते हैं। रूपक, धमार, तिलवाड़ा, चौताल। तो यही ऐसी ताल है रूपक ताल ही जिसकी पहली मात्रा पे सम भी होता है और खाली भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल की विभाग व्यवस्था क्या होगी? 2 3 3 3 2 2। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। पहले भाग में 3 मात्राएं, दूसरे में 2, तीसरे में भी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल में खाली की संख्या बतानी है। 1 2 3 4। रूपक ताल में खाली की संख्या होती है 1, जो कि पहली मात्रा पे होता है। तो रूपक ताल में तालियों की संख्या अगर एक मात्रा में हम खाली मान रहे हैं तो आपकी बाकी 2 तालियां बच गई। 3 तिन्ना रूपक ताल को पूरा करना है। तो 3 तिन्ना आगे क्या होता है? धिन्ना, धिन्ना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। तो ये बोल जो है आपको सारे के सारे याद रखने हैं। अब आपके हैं राग वाले क्वेश्चन। राग भोपाली का थाट कौन सा है? तो राग भोपाली का थाट कल्याण है। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। राग खमाज का थाट क्या है? खमाज, कल्याण। तो पहला ऑप्शन राइट है। खमाज जो है खमाज थाट से ही उत्पन्न राग है। आश्रय राग बताना है। आश्रय राग वो होता है जो अपने ही थाट से उत्पन्न राग होता है। भोपाली, खमाज, काफी या फिर यमन। तो आपका राइट आंसर है खमाज, क्योंकि खमाज अपने थाट से उत्पन्न राग है और एक आश्रय राग है। राग भोपाली में स्वर कैसे लगते हैं? शुद्ध, कोमल, तीव्र, कोई नहीं। तो राग भोपाली में सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, कोई भी कोमल नहीं लगता। राग खमाज में कोमल नी का प्रयोग जो है किस समय होता है? आरोह में या फिर अवरोह में। तो मैं बता दूं, अवरोह में किया जाता है कोमल नी का प्रयोग, और अवरोह में किया जाता है कोमल नी का प्रयोग। आरोह में होता है आपका शुद्ध नी का प्रयोग। राग भोपाली में वर्जित स्वर बताने हैं। म नी, ग नी, नि, ध या फिर गामा। तो म नी जो है आपका वर्जित स्वर है। वर्जित स्वर वो होता है जो आपका राग में प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि राग भोपाली में जो है आपके टोटल 5 स्वर लगते हैं। 7 स्वर होते हैं, वैसे 2 वर्जित हो गए तो कितने बच गए? 5। तो राग खमाज का वर्जित स्वर बताना है। आरोह में रे, अवरोह में रे, आरोह में म, अवरोह में म। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। राग खमाज में जो है आपका आरोह में रे स्वर वर्जित है। राग भोपाली की जाति बतानी है। तो ओड़व, ओड़व ही इसका राइट आंसर है। ओड़व, ओड़व जाति का जो राग है आपका भोपाली है। क्यों है? क्योंकि इसमें जब 5 स्वरों का प्रयोग होता है तो वह जाति आपकी ओड़व होती है। 6 स्वरों का प्रयोग होता है, जाति षाड़व होती है। 7 स्वरों का प्रयोग होता है, जाति संपूर्ण होती है। राग खमाज की जाति बताएं। ओड़व, ओड़व, षाड़व, ओड़व, षाड़व, संपूर्ण, ओड़व, संपूर्ण। तो राग खमाज की जाति है वो है आपकी षाड़व संपूर्ण, क्योंकि एक ही स्वर वर्जित रहता है, वो भी आरोह में। इस प्रकार आप कह सकते हो राग खमाज में 6 और 7 स्वरों का प्रयोग होता है, मतलब आरोह में 6, अवरोह में 7। राग भोपाली का वादी संवादी। गा, धा, गानी, गा, पा, माने। तो राग भोपाली का वादी संवादी है ग और ध। वादी संवादी क्या होता है? ऐसा स्वर होता है जो राग में जो है सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है। और संवादी स्वर वो होता है जो वादी से कम लेकिन अन्य स्वरों से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। राग खमाज का वादी संवादी बताना है। गानी, पा, धा, मा, सा, नी, पा। तो राग खमाज का जो वादी संवादी है वो गानी है। ध्यान रखना, एक का ग धा है, एक का ग नी है। तो कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन को। आपका ये क्वेश्चन दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा 99% चांसेस है। एक तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा आपको। राग भोपाली का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम पहर। तो बिल्कुल राइट है। राग भोपाली जो है रात्रि के पहले पहर में गाया जाता है। दोनों ही रात्रि के समय गाए जाते हैं आपके राग। राग खमाज का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का दूसरा पहर। तो ये राग जो है रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है। एक रात्रि के पहले पहर में, दूसरा रात्रि के दूसरे पहर में। 89 क्वेश्चन है, राग भोपाली का संप्राकृतिक राग बताना है। देशकार, भोपाली, खमाज या फिर कामोद। तो राग भोपाली का संप्राकृतिक राग है, यानी कि मिलता जुलता जो राग है वो है आपका देशकार। राग खमाज का संप्राकृतिक राग, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, राग तिलंग। राग भोपाली की प्रकृति कैसी है? तो राग भोपाली की जो प्रकृति है वो है आपकी गंभीर। और राग भोपाली की जो प्रकृति है वो है आपकी गंभीर। और राग खमाज की जो प्रकृति है वो है आपकी चंचल। राग भोपाली का अंग कौन सा है? पूर्वांगवादी, उत्तरांगवादी। तो दोनों ही आपके जो राग हैं वो पूर्वांगवादी हैं, भोपाली हो या खमाज। उत्तरांगवादी आपका कोई भी नहीं है, पूर्वांगवादी है।
95 क्वेश्चन कर्नाटक संगीत में भोपाली राग को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहन नाम से इस राग को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। राग भोपाली का, किसी भी राग का भोपाली और खमाज दो ही राग हैं आपके सिलेबस में, दोनों की आरोह अवरोह पकड़ आपको अच्छे से याद करनी है। 100% इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि पहचानो आरोह कौन सा है, अवरोह कौन सा है। दे दिया जाएगा कि किस राग का आरोह है, किस राग का अवरोह है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। तो राग भोपाली का आरोह क्या है? सारे ग प ध सा। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। एक तो सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें सभी स्वर शुद्ध लग रहे हैं, आपको कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। एक की आपका लास्ट वाला स्वर जो है सा है, सा के ऊपर बिंदु होगा। दूसरा आप देख रहे हो बाकियों में कोमल दिखाई दे रहे हैं, जबकि राग भोपाली में कोई भी स्वर कोमल नहीं है, सभी के सभी शुद्ध है, कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिखाई देगा। दूसरा, आपको दो स्वर भोपाली में दिखाई नहीं देने चाहिए, वो है आपके म और नी। किसी भी राग में आपको किसी भी आपको लाइंस में म और नी दिखाई देगा, इट मीन्स वो भोपाली राग नहीं होगा। ध्यान रखना है, म और नी भी नहीं होना चाहिए। राग खमाज का आरोह बताना है। सा गा मा पा धा नी सा, सा गा मा पा धा नी सा। तो राग खमाज का जो आपका आरोह है, राग खमाज का जो आपका आरोह रहेगा वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि देखो राग खमाज के अवरोह की बात करें तो उसमें नी आपका कोमल रहता है, जबकि आरोह में आपका नी जो है शुद्ध रहता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, आरोह में जो है रे का प्रयोग नहीं होता। तो सा गा मा पा धा नी सा आप देख रहे हो। राग भोपाली लास्ट क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन किया है, पहले 98 करते हैं। राग भोपाली का अवरोह बताना है। सा धा पा गा रे सा। बिल्कुल मैंने एक बात कही थी आपको, म और नी नहीं होना चाहिए और कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए स्वर के नीचे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। इसमें ना तो आपको म और नी दिखाई दे रहा है और बाकी सभी स्वर शुद्ध लग रहे हैं। राग खमाज का आरोह कौन सा है? तो आरोह में आपको मैंने बात बताई थी, अवरोह आएगा यहाँ पे। तो अवरोह कौन सा है? सानी धापा मागा रेसा। एक तो सभी के सभी स्वर लगते हैं खमाज के अवरोह में, और नी जो है आपका कोमल रहता है। ठीक है, यही पहचान है इसकी। राग खमाज की पकड़ बतानी है। नी ध म प ध म ग। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बाकी में देखो सेकंड में आपको धा कोमल दिखाई दे रहा है, इसमें सारे स्वर शुद्ध दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है आपको नी और गा कोमल दिखाई दे रहा है। तो अवरोह में नी कोमल का प्रयोग किया जाता है, बाकी स्वर आपके शुद्ध रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन है राग भोपाली की पकड़। पागा रेगा सारे ध सा। यही आपकी राग भोपाली की जो है पकड़ है। एक तो इसमें सभी के सभी स्वर शुद्ध लग रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये पकड़ आपको दोनों रागों की याद करनी पड़ेगी। आरोह अवरोह पकड़ दोनों ही रागों की आपको जो है लर्न करनी पड़ेगी। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।